फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान प्लेड अ की रोल इन द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। तो आजकल हर दिन एक नई न्यूज आती है। अब जैसे आज की ही न्यूज है कि पाकिस्तान प्लेड अ की रोल। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की हम लोग बात कर रहे थे, बार बार वे अपने बयान बदल रहे हैं। कभी सीज फायर की बात करते हैं, कभी कहते हैं हमने तो रिजीम चेंज करा दिया, अब हमारी बात चल रही है। पेजेश्कियन का नाम आया, बीच में पश्चिमी मीडिया ने कुछ इस तरह की खबर भी उड़ा दी कि ईरान के राष्ट्रपति को बाकी जो IRGC वाले कट्टरपंथी तबके ने बंधक बना लिया है। सोशल मीडिया पर कहीं देख रहे थे, यद्यपि वो निराधार खबर थी। बातचीत किससे कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, कल तो आरागची ने भी सिग्नल दिया है कि हमारे जो मित्र देश हैं वो हमारे संपर्क में हैं और उनके कुछ प्रस्ताव हैं। लेकिन वही बात गारंटी वाली, सीधे अमेरिका से बात नहीं हो रही। लेकिन हाँ, लेकिन इसमें जो कल भी डेवलपमेंट हुआ है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, जो वहाँ के उप प्रधानमंत्री भी हैं, वो चाइना पहुंचे। वहाँ के विदेश मंत्री वांगी से मुलाकात की और इस्लामाबाद में मीटिंग हुई उनके विदेश मंत्रियों की, 4 देशों के विदेश मंत्रियों की। तो यह तो दिख रहा है कि अरब देशों के, खाड़ी देशों के जो भी ईरान से अपने हिसाब किताब उनको चुकता करना है, वो इशू हो सकता है। लेकिन कहानी इतनी बिगड़ गई है कि अब उनके लिए भी कुछ ना कुछ जो है रास्ता उनको भी निकलना पड़ेगा इस मुहिम से। कहानी तो सच में बिगड़ गई है। टर्की के लिए ये एक अच्छा मौका है कि वो अपने प्रभाव को फिर से एक बार पिच इन कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले आए। और इजिप्ट के राष्ट्रपति तो एक दिन बोल रहे थे कि हालांकि हम लोगों को कोई डर नहीं है, लेकिन भगवान न करे अगर कोई हमारी धरती को छूने की कोशिश करेगा तो हम उसको तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उनको भी पता है और अरब देशों को भी पता है कि इजराइल जब इस ईरानी चुनौती से जब मुक्त होगा तो फिर वो अपना टारगेट उन्हीं लोगों पर बनाएगा। हाँ, दूसरी कंट्रीज पे। तो इसलिए वो भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है, इजिप्ट भी इन्वॉल्व है। लेकिन एक चीज है कि हालांकि मैं पाकिस्तान के इंटेंशन को लेके बहुत ज़्यादा निश्चिंत नहीं हूँ, लेकिन यह जरूर है कि पाकिस्तान कूटनीतिक स्तर पे बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है और मुझे लगता है कि कोई भी रिजल्ट निकलता है, जब भी निकले, उसमें उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान की याद दिला देते हैं आप लोगों के छाती पर सांप लौट जाता है। विश्वगुरु तो हम हैं प्रकाश जी, हमारी कोई पूछ परख नहीं हो रही। हमारे पड़ोस में बिल्कुल दिवालिया देश, जिसको हम लोग पता नहीं किस किस नाम से बुलाते हैं, आतंकी देश भी मानते हैं। देखिए, वो अगर इतने बड़े जी, पाकिस्तान, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो हमारे लिए एक बड़ा खतरा रहा है, आतंकवाद से लेके युद्ध से लेके तमाम चीजें। लेकिन जब हम जियोपॉलिटिक्स को देखते हैं या अपनी अपनी जगह देखते हैं दुनिया के मानचित्र पर, तो हमें थोड़ा सा भावनाओं को, और भावनाओं से ज्यादा जो हमारा उतावलापन या एक तरीके से कहें कि उन्माद जो है, उसको किनारे रख के चीजों को देखना चाहिए। बिल्कुल, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ज्योग्राफिकली कहाँ पे बैठा हुआ है। हाँ, बस ये नहीं कि वो दुश्मन देश है तो उठा के उसको कुछ भी बोल दिया। जुड़ा हुआ है, वो साउथ एशिया का हिस्सा है और हमारा तो पड़ोसी है ही, और हमारा पड़ोसी है ही, और वो एक बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन के हिसाब से। मिलिट्री ताकत है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होनी चाहिए। और परमाणु शक्ति संपन्न। और देखिए, 3 बार मैं हालिया इतिहास में देखें, अगर 1971 में अमेरिका और चीन के बीच में पुल का काम भी पाकिस्तान ने किया था। वो पाकिस्तानी जहाज ही था जो हेनरी किसिंजर को लेके बीजिंग गया था, माओ से। हाँ, ओके। और आप देखिए उसके बाद तो इतिहास ही बन गया। दूसरी चीज हुई कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसने सोवियत संघ जैसी ताकत को धराशायी कर दिया। हाँ, सोवियत संघ के पतन के 50 कारण हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अफगानिस्तान का युद्ध और चेरनोबिल की परमाणु दुर्घटना, ये 2 चीजें ऐसी थी जिसके बाद सोवियत संघ का पतन होना ही था। बाकी व्याख्याएं होती रहे, वो अलग सही। तीसरा, जो 2001 में जो 9/11 की घटना हुई और उसके बाद जो है एक बार फिर अमेरिका की नजर अफगानिस्तान पे पड़ी, तो फिर उस समय अमेरिका में अरबों डॉलर पैसे आए
हर तरीके से, चाहे वो अमेरिकी मिलिट्री को, नाटो को सपोर्ट करने के लिए हों, या पाकिस्तानी फौज को असिस्ट करने के लिए हों, या कंपनसेशन देने के रूप में हों, या आर्थिक मदद के रूप में। 20 अरब डॉलर से ज्यादा पैसे आए थे ये, मतलब 2001 से 2014 के 20 बीच अरब डॉलर जो सो कॉल्ड वार ऑन टेरर चल रहा है। तो हमें पाकिस्तान की, हम चाहे उसको जितनी लानत मलानत कर लें, लेकिन उसकी ज्योग्राफी और उसका पॉपुलेशन, इस्लामिक देशों के साथ उसके रिश्ते, चीन के साथ उसके रिश्ते, अमेरिका के साथ उसके रिश्ते, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जैसे हम कहते हैं कि यूरोप में या अमेरिका में हमारा एक अच्छा खासा डायस्पोरा है, पाकिस्तानियों का भी अच्छा खासा उनका भी है, अमेरिका तक में है अच्छा खासा। तो हमें उस रूप में देखना चाहिए। बाकी पाकिस्तान हमारे साथ जो करता है या दूसरे देशों के साथ करता है, या वो अपनी जनता के साथ जो भी करता हो, और देखिए पाकिस्तान में एक क्षमता भी है, तभी तो अब तुर्की के बाद पाकिस्तान को भी दुश्मन कहा जाने लगा। अभी अमेरिका में, अभी तुलसी गबार्ड ने कहा है अभी कुछ दिन पहले, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तानी मिसाइल जो हैं वो अमेरिका के लिए खतरा है। खतरा ये कहा है, बिल्कुल हम लोगों ने चर्चा की थी उस पर जी। और देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो किसी भी बड़े मुल्क की तरह कभी भी अपनी असफलताओं को पीछे रख के वो एक ढंग का मुल्क बन सकता है, और बीच-बीच में करता रहता है आती है। पाकिस्तान के बारे में तो एक फेमस कहावत है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र विफल नहीं हुआ, लोकतंत्र को वहां पे सफल होने की अनुमति नहीं दी गई। नहीं दी गई, सही बात। और अब जैसे इमरान खान आए थे, इमरान खान जिस डायरेक्शन में चीजों को ले जाना चाह रहे थे, तो वो चीजें पाकिस्तान को तरक्कियों पे लेके जा रही थी, दलदल से मुक्ति दे सकती थी। बात तो सच है। लेकिन इसलिए पाकिस्तान को, पाकिस्तानी मिलिट्री को, पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लास को हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए जब बात आती है जब वो इमरान खान के साथ गेम खेल सकते हैं। हम क्यों नहीं हो पा रहे? हम तो आप सोचे वो कहाँ गेम खेल सकते हैं। हमारा तो इतना समृद्ध लोकतांत्रिक इतिहास है, दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी तीसरी फौज है हमारे पास, हमारा प्रधानमंत्री विश्व गुरु है, फिर हमारी पूछ परख क्यों नहीं हो रही इतने बड़े मसले पर? इस वक्त पूरी दुनिया की नजर हमारे ऊपर होना चाहिए थी। डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं भारत ही रुकवा सकता है इस लड़ाई को, तो क्यों नहीं रुकवा रहे? हम सब भी खुश होंगे ना। तो बात करें, ये बात, सवाल यह नहीं है कि हम लड़ाई रुकवा सकते हैं या नहीं रुकवा सकते, सवाल यह है कि हमारी कोशिश, जो आप कह रहे हैं कि हमारी पोजीशनिंग का क्या है। देखिए, जो कुछ साल पहले तक एक मोटी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो पिछले 60-70 साल से चली आ रही थी, कि हमारी विश्व दृष्टि जो है वो एक नैतिकता से निकली है, वो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के खिलाफ निकली है, उससे लड़ाई के अनुभव से निकली है। वो दुनिया के तमाम ऐसे देश जो इस तरीके के पृष्ठभूमि के हैं, जो गरीब हैं, जिनको लूटा पीटा गया है सदियों तक, उनके साथ सोलिडारिटी का है। पड़ोसी देशों के साथ आदमी थोड़ा चलो मिला जुला के रहो, ये इस तरीके की कुछ हमारी एक, आप उसको कह सकते हैं कि नैतिक आधार था हमारी सोच का। और फिर आप वहां से फिर आप अपनी रणनीति निकालें, अपनी नीति निकालें। लेकिन पिछले 10 सालों में तो हमारी कोशिश पीछे का जो आधार था, चाहे वो गुटनिरपेक्षता हो, या ग्लोबल साउथ के साथ सॉलिडारिटी की हो, या एक मोरल वॉइस बन के उभरने की हो, उनको सायास कोशिश की गई कि उन आधारों को कमजोर किया जाए। ये कोशिश की गई है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि आप ये करते कि नेहरूवियन समझदारी में अगर कोई कमी थी तो उसको हम फुलफिल करते, बदलती वैश्विक स्थिति के हिसाब से हम उसमें कुछ ऐड ऑन करते, कोई चीज अगर अप्रासंगिक है आज के समय में उसको हम उसे छोड़ देते। लेकिन आपने क्या किया कि आप एक ही बार आपने उसको हटा दिया, रिप्लेस करना चाहा, लेकिन उसकी जगह पे लाने जो आर्किटेक्चर आप वो नहीं लाए, वो था नहीं अपने पास, कुछ वो आपके पास था नहीं, उसके लिए आपने कभी कोशिश भी नहीं की, आपने सोचा भी नहीं। आप मुझे बताइए कि कोई भी विदेश मंत्री की स्पीच हो, प्रधानमंत्री की स्पीच हो, या जो इस सरकार के करीबी एकेडमिशियंस हैं, क्या उन्होंने कोई ढंग की कोई किताब लिखकर या कई सारे लेख लिखकर, भाषण देकर क्या बताने की कोशिश की है कि क्या है? आपने
कुछ कुछ वर्ड्स उछालते रहते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये क्या होता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? और ऑटोनॉमी होती तो हम क्या अमेरिका के पिट्ठू हाँ, बने सही बैठे बात होते? है। ऑटोनॉमी तो हमारी खत्म हो गई। एग्जैक्टली, स्ट्रेटेजिक है ऑटोनॉमी ही तो नहीं। हमारी उस दौर में रही थी, कम से कम इंदिरा गांधी तक। बिल्कुल रही थी। वो ऑटोनॉमी हमारी थी कि भैया हम ना इस खेमे में ना उस यस। खेमे में, हम सबके हम वो करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ अपने देश की आवाज नहीं उठाऊंगा, बल्कि मैं अपने जैसे तमाम मुल्कों की भी आवाज बनूंगा। ये भारत की समझदारी थी और हमने किया। डॉक्टर साहब आज भी तो उठा रहे हैं लोग। स्पेन का प्रधानमंत्री रोज खड़े होकर बोल देता है, रोज डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखा रहा है। अब तो मेलोनी ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम इस लड़ाई सही में बात शामिल है, नहीं लेकिन होंगे। भारत ने कभी खुल यूरोप के के इस टॉपिक कितने के ऊपर सारे कोई देश बात नहीं अब की। इस तरह बात नहीं खुलकर करी। बोल रहे हैं। हाँ, हमारे देखिए, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से अब तक एक शब्द नहीं आया। नहीं आया। देखिए मैं आपको मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि जब ये बात आई कि अमेरिका में कहा गया कि नेतन्याहू ने ट्रंप को बरगला दिया कि 2-4-5 दिन में ये यानी भस जाएंगे, और या फिर नेतन्याहू मोसाद को ब्लेम करें कि यार तुम लोगों का असेसमेंट बकवास निकला। लेकिन यह बात कितनी सही है, कितना सच है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं यह दावे से कह सकता हूं, जो परिस्थितियों के आकलन के आधार पर जी, कि प्रधानमंत्री को इजराइल की यात्रा के दौरान कन्विंस किया गया होगा कि ईरान जो है 2-4-5 दिन का खेल है। ओह माय गॉड। नहीं तो सही। और मोदी जी वो मान एक गए। हफ्ते की देरी और चुप्पी नहीं होती। और बाद में फोन खटखटाने लगे दोनों लोग, प्राइम मिनिस्टर भी और फॉरेन मिनिस्टर भी। इनको भी वही लग रहा था। नहीं तो एक हफ्ते तक आप राष्ट्रपति के लिए आप 3 दिन का शोक दे रहे हैं और उसके सुप्रीम लीडर के बोल नहीं मरने पर रहे आप कुछ हैं। बोल भी नहीं रहे हैं। सही बात। यार बात तो तो सही है। मेरा मानना यह है कि, और ये बड़े अफसोस की बात है और मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो हमारा डिप्लोमेटिक कोर है, जो इस समय मतलब जो प्रभावी है, उसके पास और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके पास सच में कोई सोच नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, और है भी तो वो तात्कालिक लाभों के लिए है। और एक तो ये बात तो 50 बार कही जा चुकी है कि जिसको नेशनल इंटरेस्ट कहकर परोसा जाता है, वो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कितना सच में नेशनल इंटरेस्ट है, वो कितना पॉलिटिकल इंटरेस्ट का मसला है, और कितना वो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट का मसला है, कितना हमारे एलिट के इंटरेस्ट का मसला है। आज की जो वीडियो थी ना मुझे बहुत सेंसिबल लगी। मतलब जब भी वो बात करते, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे इंडिया की हो, जो जो पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए बहुत सही किए। ऐसा नहीं है अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है तो बिल्कुल ही ऐसा बता दिया कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, ना खाने को है, ना पीने को है, ना कोई मतलब ना कोई मिलिट्री है, ऐसा नहीं है। जो जो चीजें सच है एटलीस्ट वो उन्होंने टेबल पे रखी। सेम गोज फॉर इंडिया। इंडिया की भी जो जो कमियां थी उन्होंने वो बातें करी। जैसे कि उनको लगा कि अब जैसे उन्होंने बताया कि मोदी जी को ऐसा लगा होगा कि शायद 3-4 दिन का खेल रहेगा ये ईरान वाला, बट ऐसा नहीं हुआ। शायद इसलिए वो इतने टाइम से चुप करके बैठे हुए थे। मतलब जो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो। ऐसा नहीं कि अगर आप इंडिया को बिलोंग करते हो तो हम सिर्फ उसी को ही बटरिंग करेंगे और उठा के पाकिस्तान को मतलब बिल्कुल ऐसे डुबा देंगे, और या फिर मतलब जो भी उन्होंने बात करी मुझे आज बहुत अच्छी लगी। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ इंडियन मीडिया का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान को डिफेम करने में। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को ऐसे दिखाया कि जैसे वहां पर ना खाने को खाना है, ना उस देश के पास पैसा है। हालांकि ये बात कुछ हद तक ठीक है कि वहां पर है ऐसा कि जैसे अगर जैसे हालात हम पाकिस्तान के बारे में सुन रहे हैं, अगर हम देखा जाए तो इंडिया के भी काफी कुछ खास हालात नहीं चल रहे। इंडिया भी काफी सिमिलर प्लेटफॉर्म पर अभी भी है। सो एक्चुअली में उन्होंने कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा काम किया है, और पाकिस्तान की उस जगह पर तारीफ करनी बनती है। अगर उनकी मिलिट्री पावर की बात की जाए तो इमरान खान के साथ जो सब कुछ हुआ वो आई थिंक सबको मालूम है। तो जब वहां की मिलिट्री पावर इतना दम रखती है कि वो अपने देश की पूरी जो डेमोक्रेसी है उसको वो पलट सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी कहां तक पावर चल रही है। सो डेफिनेटली कुछ चीजें हैं पाकिस्तान के पास जो बहुत स्ट्रांग है, और उसका किसी भी कंट्री के साथ मुकाबला करना आई थिंक बहुत बेकार सी बात होगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो चीजें पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, तो उन्हें फायदे में आप देखिए कि आम जनता का कितना नुकसान हो रहा है इस वॉर में। भाई साहब पॉलिटिशियंस का कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन आम जनता बहुत सर्वाइव कर रही है।
महंगाई जो है वो आम जनता के सिर पर पड़ रही है, तो डेफिनेटली सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए। बाकी आज की इस वीडियो के बारे में आप सबका कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।